हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम SSC GD भर्ती 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है क्रिया। यह क्रिया की दोस्तों क्लास 2 है। यह क्लास फर्स्ट हो चुकी है। यदि इस क्लास को आप नहीं लेते हैं तो इस क्लास को भी मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पहले आपको इस क्लास को लेना है, उसके बाद इस क्लास को लीजिए। क्रिया की है फाइनल क्लास है, इसमें हम क्रिया खत्म करने वाले हैं। सकर्मक अकर्मक यह सारी चीज़ें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। आज यहाँ से हमें पढ़ना है अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों 8 और कहीं कहीं आपको 10 भी दिख जाएगा, तो जो ऑप्शन में हो वह आपका सही होने वाला है। ज़्यादातर 8 मान्य है। तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 8 या 10। अभी तक आपने स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहला भेद होता है आपका दोस्तों, वह होता है आपका मूल क्रिया, या जिसे ही हम धातु कहते हैं। मूल क्रिया या धातु, यह क्रिया का सबसे पहला भेद होता है। क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया अर्थात धातु होता है। क्रिया का सबसे छोटा रूप क्या होता है दोस्तों? धातु होता है। जैसे पढ़, लिख, यह धातु है। पढ़, लिख, हंस, बोल, चाल, देख, खेल, पी, यह सारे मूल क्रिया के रूप हैं। मूल क्रिया या ऐसे हम धातु बोलते हैं। सारे में क्या है, आपकी मूल क्रिया हो जाएगी। इसके बाद दूसरा भेद होता है दोस्तों सामान्य क्रिया। तो मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप, मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि धातु प्लस ना, धातु प्लस ना मिलकर आपकी सामान्य क्रिया बनती है। धातु में ना जोड़ने पर, ना प्रत्यय लगाने पर सामान्य क्रिया बनती है। मूल क्रिया में ना प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे जा आपकी धातु है, जा, जा में प्लस ना कर देंगे तो यह सामान्य क्रिया का रूप बन जाएगा, जाना। इसके बाद आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे पढ़ आपकी धातु है, पढ़, पढ़ में ना रूप जोड़ देंगे तो बन गया पढ़ना। यह सामान्य क्रिया हो गई, यह सामान्य क्रिया हो गई। तो जितनी भी आपकी मूल क्रिया है उसमें ना जोड़ने से जो क्रिया का निर्माण होता है वही क्रिया आपकी सामान्य क्रिया होती है। जैसे लिख है, तो लिख में भी ना प्रत्यय लिखना हो जाएगा। हंस है, हंस में ना प्रत्यय हंसना हो जाएगा। खेल है, खेल में ना प्रत्यय खेलना हो जाएगा। इसके बाद अगला होता है आपका साधारण क्रिया। साधारण क्रिया, तो मूल क्रिया में कर जोड़कर साधारण क्रिया बनती है। मूल क्रिया में ना जोड़ दोगे तो बनेगी आपकी सामान्य क्रिया, और मूल क्रिया में यदि दोस्तों आप कर जोड़ दोगे, मूल क्रिया में कर जोड़ दोगे तो बनेगी आपकी साधारण क्रिया, तो बनेगी आपकी साधारण क्रिया। तो मूल क्रिया में कर जोड़ने पर कौन सी क्रिया का निर्माण होता है दोस्तों? साधारण क्रिया का होता है। मूल क्रिया में कर जोड़ने पर जो क्रिया बनती है वही आपकी साधारण क्रिया होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे धातु, मूल क्रिया क्या होती है? धातु होती है। धातु प्लस कर, यह फॉर्मूला बन गया आपका साधारण क्रिया का। मूल क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया का होता है। मूल क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया का होता है। जैसे जा है मूल क्रिया, कर जोड़ दिया इसमें जाकर। खेल है मूल क्रिया, कर जोड़ दिया खेल कर। इसके बाद सो है मूल क्रिया सोकर। खा है मूल क्रिया खाकर। तो इस प्रकार से आपकी साधारण क्रिया बनती। अगला भेद आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। मूल क्रिया के साथ जो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे ता, ती, ते, ताती, ते, हैं, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी। इसके बाद था, थी, थे, ये सभी आपके सहायक क्रिया हो जाएंगे जो मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अगला भेद आता है दोस्तों संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया कहाँ कहाँ होती है? तो जहाँ दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ ही समाप्त हो। जहाँ दो क्रियाएं एक साथ आरंभ हो और एक साथ ही समाप्त हो, वहाँ पर आपकी संयुक्त क्रिया होने वाली है। जहाँ सनातन सत्य हो,
जहाँ सार्वभौमिक सनातन सत्य हो वहाँ पर भी आपकी मूल क्रिया होगी। जहाँ व्यवस्था का भाव हो वहाँ पर भी आपकी मूल क्रिया होने वाली है। और जहाँ कार्य का आरंभ होना पाया जाए वहाँ पर भी आपकी मूल क्रिया होने वाली है। इसके बाद जहाँ कार्य की समाप्ति या कार्य से अवकाश लिया जाए वहाँ पर भी आपकी संयुक्त क्रिया होगी। तो जहाँ कार्य का आरंभ होना पाया जाए, जहाँ कार्य की समाप्ति या कार्य से अवकाश लिया जाए, जहाँ व्यवस्था हो, जहाँ सनातन सत्य हो, इसके बाद जहाँ दो क्रिया एक साथ आरंभ हो और एक साथ समाप्त हो वहाँ पर आपकी संयुक्त क्रिया होने वाली है। उदाहरण से समझेंगे हम। मैं कल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का रूल्स लग रहा है। यहाँ पर कार्य की समाप्ति का बोध है। मैं कल नहीं आऊंगा, यहाँ पर कार्य की समाप्ति का बोध है, अवकाश लिया गया है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। वर्षा हो रही है, कार्य का प्रारंभ होना पाया जाए, कार्य का आरंभ होना पाया जाए, वर्षा का आरंभ होना पाया गया, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है या सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो यह इसमें भी आपका कौन सा रूल्स लगेगा? तो सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा नहीं है कि आज सूर्य पश्चिम में अस्त होगा कल यहाँ पर दक्षिण में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमेशा ही सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सार्वभौमिक सत्य है, सनातन सत्य है, इसमें भी आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगी। सत्य की हमेशा विजय होती है, इसमें भी आपका सार्वभौमिक सत्य है, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। गरीब की बीवी सबकी भाभी हुआ करती है, व्यवस्था है, तो यह भी आपकी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी। दाल में घी डाल देना, पहले डालना फिर देना, तो दो क्रिया यहाँ पर तुरंत ही प्रारंभ हुई, तुरंत समाप्त हो गई, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया होने वाली है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो जिस क्रिया में दो क्रिया में से कोई एक क्रिया, जिस क्रिया में से दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पहले समय में समाप्त हो तथा दूसरी क्रिया चल रही हो। पहली क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी चल रही हो, तो वहाँ पर जो पहली क्रिया समाप्त हुई उसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जिस वाक्य में दो क्रिया में से किसी एक क्रिया के अंत में कर लगा हो, कर लगा हो। इसके बाद पहले हुई क्रिया में आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, जिसमें रूल्स बोला है ना पहला, जिस क्रिया में दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पहले समय में समाप्त हो, तो पहले समय में जो क्रिया समाप्त होगी उसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी, ना कि जो दूसरी चल रही है उसमें नहीं होगी दोस्तों। जिस वाक्य में दो क्रिया में से किसी एक क्रिया के अंत में क्या लगा हो? कर लगा हो, कर लगा हो। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैं रात को दूध पीकर सोता हूँ, तो यहाँ पर कर लगा है, कर लगा है। पहले आपने दूध पिया, तो इसमें है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कभी कभी जब आपसे डीप पूछता है तो यह पूछ लेता है कि इस वाक्य में से किस शब्द में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। तो पीने में कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि पहले क्रिया पीना ही संपन्न हो रही है, उसके बाद आप सोते हैं, तो सोना दूसरी क्रिया है। तो जो पहले क्रिया संपन्न होती है उसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो उसमें कर भी लगा है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। मैं रात को दूध पीकर सोता हूँ, तो पीकर में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। आप सुबह उठकर पढ़ते हैं, पहले आप उठे फिर पढ़ते हैं, तो कर भी लगा है। उठकर में आपकी कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक हो जाएगी। दादाजी नहाकर, तो नाना क्रिया होती है, नहाकर कर लगा है और पहले हो रही उसके बाद पूजा करते हैं, तो नहाकर में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। मैं दौड़कर व्यायाम करता हूँ, पहले दौड़ लिया तो दौड़कर में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, फिर व्यायाम करता हूँ, तो पहली क्रिया दौड़कर क्या हो जाएगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होने वाली है दोस्तों। पूर्वकालिक क्रिया पहले समय में समाप्त क्रिया, पहले समय में समाप्त क्रिया कौन सी होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगली आती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, प्रेरणा देना। प्रेरणा देना मतलब किसी और से करवाना, प्रेरणा देना। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में वाया, वाई, वाया, वाई, इसके बाद आप वाएं, वाया, वाई, वाएं, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में दो कर्म हों, कितने कर्म हों? दो कर्म हों, और एक प्रेरक करता हो दूसरा प्रेरित करता, तो प्रेरित कर्ता द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो प्रेरित कर्ता द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसमें दो कर्म हों, एक हो उसमें से प्रेरक करता, जो मतलब कार्य का आपको उपदेश देता है कि ऐसा कर लीजिए आप, तो वह होता है प्रेरक करता। और जो प्रेरक कर्ता की बात मानता है वह होता है प्रेरित करता। उदाहरण के द्वारा हम बड़े अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जैसे जहाँ प्रेरक कर्ता कार्य को स्वयं न करके, जो प्रेरक करता है कार्य को स्वयं न करके दूसरे कर्ता
अर्थात प्रेरितकर्ता से करवाता है, वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मालिक ने किससे हल चलवाया। मालिक ने, यहाँ पर किसान लिख लो, मालिक ने किसान से हल चलवाया। तो मालिक ने खुद नहीं चलाया हल, तो मालिक क्या हो जाएगा आपका, मालिक क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आपका प्रेरक कर्ता हो जाएगा, प्रेरक कर्ता, और यह प्रेरित कर्ता हो जाएगा। प्रेरित कौन हुआ, मालिक के कहने पर प्रेरित कौन हुआ दोस्तों, तो किसान हुआ, किसान ने हल चलाया है। तो प्रेरित कर्ता द्वारा की गई क्रिया कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो मालिक ने किससे, किसान से हल चलवाया, मालिक ने किससे चलवाया, किसान से, लास्ट में बाया भी आ गया। रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, बाई आगे, बाई बाय बाएं, इस प्रकार के शब्द प्रेरणार्थक क्रिया में अधिकांश आपको देखने को मिलते हैं। तो रमेश ने खुद चाय नहीं बनाई, किससे बनवाई, सुरेश से, मतलब दूसरे से काम बनवाया। राधा ने मीरा से खाना बनवाया, राधा ने खुद नहीं बनाया, मीरा से बनवाया, बाया शब्द आ गया। और प्रेरककर्ता ने प्रेरितकर्ता से अपना कार्य करवाया है। धातुओं में दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, धातुओं में अधिकांशतः दो दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। कैसे, आपसे यदि डीप पूछेगा तो यही पूछ सकता है, वह भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक होता है आपका मूल धातु, एक तरफ लिखेंगे मूल धातु, एक तरफ क्रिया, इसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और इसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे ओठ आपकी मूल धातु है, ओठ आपकी मूल धातु है, तो हमने जैसा कि ऊपर पढ़ा है, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से आए क्रिया बन जाती है। तो उठना आपकी क्रिया हो गई, और उठना भी कौन सी क्रिया हो गई दोस्तों, तो ना लगाने से सामान्य क्रिया बनती है, और कर लगाने से साधारण, तो सामान्य क्रिया हो गई। तो उठ मूल धातु, उठना क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनेगा दोस्तों, तो प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनता है दोस्तों, तो आना जोड़ने से, क्रिया में क्या जोड़ने से, आना, क्रिया में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बनता है, और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक और आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक। तो इसमें से आप प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो उठाना हो जाएगा, उठाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे तो उठवाना हो जाएगा, उठवाना। तो वो आपसे यदि डीप में पूछेगा तो यह पूछ सकता है कि उठवाना में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय है, प्रथम है, कौन सी है, तो उठवाना आपकी द्वितीय हो जाएगी। जिसमें बाना लास्ट में लगा हो वह द्वितीय प्रेरणार्थक, और जिसमें आना लास्ट में लगा हो, अंत में लगा हुआ है, आपकी प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। तो उठ मूल धातु है, उठ में ना प्रत्यय जोड़ने से उठना, यह क्रिया बन गई, और प्रथम प्रेरणार्थक उठाना, द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना। ऐसे ही आप और बनाकर देखेंगे, जैसे कर है, कर में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो करना बन गया, यह क्रिया बन गई, और वान आना प्रत्यय जोड़ने से करवाना, कराना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक, और करवाना हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक। करवाना मतलब किसी और से करवाना, दूसरे से करवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक। इसके बाद गिर में ना प्रत्यय जोड़ो तो गिरना क्रिया है, और गिराना प्रथम प्रेरणार्थक, और गिरवाना आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी। जैसे आपने ली क्रिया चल ली, मूल धातु क्रिया चल, इसके बाद आप चढ़ ले लो, इसके बाद आपने दूसरी मिट ले ली, मिट। तो चल में आप ना प्रत्यय जोड़ने से चलना क्रिया बन गई, और चलाना बन गया प्रथम प्रेरणार्थक, और चलवाना बन गया द्वितीय प्रेरणार्थक। चढ़ से चढ़ना क्रिया, चढ़ाना क्या बन गया आपका, चढ़ाना क्या बन गया, प्रथम प्रेरणार्थक बन गई, चढ़ाना आपकी प्रथम प्रेरणार्थक बन गई। इसके बाद चढ़वाना आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। मिट में मिटना, मिटाना और मिटवाना, मिट से मिटना, मिटाना और मिटवाना। तो मिटना क्रिया, मिटाना प्रथम प्रेरणार्थक, मिटवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। अगला भेद आता है दोस्तों आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रिया आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से आना अवाना प्रत्यय लेकर बनती है। जैसे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द हैं, उसमें आप प्लस करेंगे आना, अवाना। यह प्रत्यय यदि आप लगा देते हैं संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, विशेषण शब्दों में, आना अवाना प्रत्यय लगाने से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। जैसे घबराना,
घबराना। इसके बाद गरमाना, गरमाना, यह आपकी सारी नाम धातु क्रिया है। लतियाना, लतियाना। इसके बाद शर्माना, शर्माना, शर्माना। लज्जाना, लज्जाना। तो यह सारी आपकी नाम धातु क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे आप वाक्य में प्रयोग करके भी देखेंगे, पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है, तो लतियाना में कौन सी नाम धातु है। अगला आता है आपका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों। द्विकर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है जहां पर दो कर्ता के बीच संपन्न हो, दो कर्म जो दो कर्ता के बीच संपन्न हो, जहां कोई क्रिया दो कर्ता की सक्रियता पर निर्भर हो। दो कर्ता की सक्रियता मतलब दो कर्ता के बीच में जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्ता की सक्रियता पर निर्भर क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है, जहां वाक्य में पहले कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो, पहले कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का, और दूसरे कर्ता के साथ आपका को कारक चिन्ह है। दूसरे कर्ता के साथ आपका कौन सा कारक चिन्ह है दोस्तों, को, और पहले कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो, वहां पर आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के द्वारा हम समझें, जैसे तुमने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तुमने छात्रों को पाठ पढ़ाया। तो आप देखेंगे तुमने और छात्रों, यहाँ पर दो कर्ताओं के बीच क्रिया संपन्न हो रही है, पाठ पढ़ाया जा रहा है। यदि छात्र आते ही नहीं दोस्तों तो तुम क्या करते, किसे पढ़ाते पर। तो इसलिए दो कर्ताओं के बीच, दो कर्ताओं की सक्रियता के बीच यह क्रिया आपकी निर्भर है। इसके बाद दूसरा, आपने लोगों को पूरी बांटी। तो इसमें आप देखेंगे आपने और लोगों को, दो कर्ता की सक्रियता पर निर्भर है। आप पूरी किसे बांटते यदि लोग आते ही नहीं, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यदि एक उदाहरण और लिया जाए तो बच्चों ने शिक्षक को गीत सुनाया। बच्चों ने शिक्षक को गीत सुनाया, तो बच्चों और शिक्षक पर डिपेंड कर रही है यह क्रिया गीत सुनाना। यदि बच्चे होते ही नहीं तो शिक्षक गीत सुनता ही नहीं, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। लास्ट वेद है हमारा क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा जो शब्द क्रिया व संज्ञा, जो शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया व संज्ञा दोनों के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, क्रिया और संज्ञा दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं, वहां पर क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ सोना सख्त मना है, यहाँ सोना सख्त मना है। तो सोना हमने जैसा कि पढ़ा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है और सोना एक क्रिया भी है, मतलब सोना, स्लीपिंग करना। तो यहाँ पर एक सोना सख्त मना है, तो यह क्रिया और संज्ञा दोनों के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। शादी के दिनों में सोना बहुत महंगा होता है। तो यहाँ पर भी महंगा होता है, सोने की बात हो रही है, और सोना एक प्रकार की क्रिया भी होती है। तो आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी क्लासेस चल रही हैं बहुत मेहनत से कराई जा रही हैं, आप सारी क्लासेस को पूरा देखा कीजिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।